गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड हम कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपकी सेकेंड पेपर है वो हम चैप्टर कर रहे हैं प्लानिंग का नीतियाँ, यानी जो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, यानी जो नियोजन के घटक होते हैं तत्व। इसमें हम जो थर्ड कर रहे थे वो था पॉलिसीज के बारे में, नीतियाँ के बारे में। ठीक है, पॉलिसीज क्या होती है? वो गाइडलाइंस होती है जिससे हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। टॉपिक इसमें हम कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ साउंड पॉलिसी। जो साउंड पॉलिसी होती है उसकी क्या क्या एसेंशियल होती है। ठीक है, तो साउंड पॉलिसी की जो एसेंशियल्स होती है उसमें दो हम कर चुके थे कि पॉलिसी है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड होनी चाहिए, और जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की हम पॉलिसी बनाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के विपरीत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, पॉलिसीज ऑफ थर्ड इज पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट should be well coordinated. Should be well coordinated, यानी जो पॉलिसीज होती है, नीतियाँ होती है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की होती है वो क्या होनी चाहिए? कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, समन्वित होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी हुई चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट पॉलिसी होती है। आप ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट की पॉलिसी डिफरेंट है तो दूसरी डिपार्टमेंट की डिफरेंट होगी, उसमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पॉलिसी शुड बी डिफाइंड एंड अंडरस्टैंडेबल। Policies should be defined and understandable. यानी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप समझ सकें, स्पष्ट होनी चाहिए, जिसको आप आसानी से समझ सके, ऐसी नीतियां होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें एलिमेंट्स है, जो साउंड पॉलिसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है, एसेंशियल्स है, वो है पॉलिसी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई। पॉलिसीज में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई, यानी पॉलिसी जो बनाई गई है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाई। एक्सप्रेस मीनिंग है कि यानी जो गर्भित भी हो सकती है, स्पष्ट भी। एक्सप्रेस का मतलब होता है स्पष्ट, और इम्प्लाई का मतलब होता है गर्भित। ठीक है, या तो स्पष्ट हो सकती है क्लियरली ऑलरेडी और रिटर्न में आपको बताया गया है कि संस्था की नीति है। ठीक है, और इम्प्लाई मतलब होता है गर्भित, यानी जब उसको हम शब्दों में व्यक्त ना करें, यानी इशारों में बताएं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, ओरली रिटर्न भी हो सकती है, जिसको हम एक्सप्रेस वे में बोलते हैं पॉलिसीज का। ठीक है, तो जो हाउएवर एक्सप्रेस पॉलिसी आर इन राइट शुड प्रिफर, बट जो एक्सप्रेस पॉलिसी होती है ना तो उसको ज़्यादा सही माना गया है। बट समटाइम पॉलिसी में भी इम्प्लाई फ्रॉम द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, जो बिहेवियर करते हैं मैनेजर, जैसे बिहेवियर करते हैं उस कंडीशन में इम्प्लाई जो है पॉलिसी को अपनाई जाती है, उनके काम को देख के, एक्शंस को देख के, उनको बिहेवियर को देख के। ठीक है, हमें लगा था कि हाँ संस्था की नीति ऐसी हो सकती है, उसमें आपको रिटर्न या ओरली कुछ बताया नहीं जाता, बट हम जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनके बिहेवियर को देखते हुए इम्प्लाई, देखिए दो तरह की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाई। एक्सप्रेस का मतलब मैंने बताया था स्पष्ट होता है, इम्प्लाई का मतलब होता है गर्भित। जो एक्सप्रेस वे में अगर है, जैसे एक्सप्रेस नाम लिखा है तो स्पष्ट भी होता है कि आपको ओरली या रिटर्नली आप
हिसाब से अनुमान लगाते हैं वो होती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मीनिंग होता है गर्भित, ठीक है। तो जो पॉलिसी है वो दोनों तरीके से हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। यानी बेस्ट तो रहता है कि आपको रिटर्न में हो, तो एक्सप्रेस वे में जो एक्सप्रेस है वो इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, वो बेस्ट होती है। बट इन केस ऑफ इम्प्लाइड, इम्प्लाइड में हम कैसे पता कर सकते हैं, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनके जो एक्शंस होते हैं, उनका जो बिहेवियर है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि संस्था की नीति ये हो सकती है। तो दोनों तरीके से हो सकती है जो पॉलिसीज है, मे बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। क्लियर हुआ है पॉइंट इम्प्लाइड और एक्सप्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल। यानी लोशियल होनी चाहिए पॉलिसी, जब चेंज करना हो तो इसमें चेंजमेंट हो सकते हैं, यानी कि स्टेबल स्थायी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसमें हम चेंज कर सके टाइम पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसी में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक कि फ्लेक्सिबल तो हो, बट ये नहीं, फ्लेक्सिबल का मीनिंग ये नहीं कि हर महीने हम पॉलिसी चेंज कर दें। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बस मेनली हमारी स्टेबल ही होनी चाहिए पॉलिसी, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें हम चेंजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी शुड बी स्टेबल, स्टेबल भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी, स्टेबल भी होनी चाहिए। लंबे समय तक ये नहीं कि हर महीने हर हफ्ते हम अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, ऐसा चेंजमेंट भी नहीं होना चाहिए। जो फ्लेक्सिबल होगी वैसे तो स्टेबल होती है, लंबे समय तक एक ही रहती है पॉलिसी, बट जो फ्लेक्सिबल का हमें ये है कि जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आए और हमें पॉलिसी चेंज करना जरूरी है, अगर उस सिचुएशन में हम पॉलिसी को अपना चेंज कर सकते हैं, ये नहीं हम पॉलिसी को चेंज ना करें, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो हमारी पॉलिसी होती है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और स्टेबल भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है पॉलिसी शुड बी स्टेबल। समझ में आया कब स्टेबल होगी एंड कब फ्लेक्सिबल होगी। पॉलिसीज शुड बी स्टेबल, स्थायी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है these should be capable of being implemented, they should be capable of implemented, they should be capable of implemented, यानी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। they should be capable of being implemented, ठीक है, यानी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, यानी जिसको हम पूरा कर सके, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। उचित व्यवहारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें इट शुड बी हार्मनी विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट शुड बी हार्मनी, it should be harmony with the external environment. यानी जो बाहरी वातावरण होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके साथ क्या है कि जो हमारी पॉलिसी है वो मिली होनी चाहिए, ठीक है, यानी बाहरी जो वातावरण है उसके अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। संस्था के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कार्य क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट, यानी जो हम कार्य करना है उसकी जो बाउंड्रीज होती है उसको स्पष्ट करना चाहिए, कार्य करने
नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो साउंड पॉलिसी की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। संस्थान के कुशल संचालन में नीति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्या क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है साउंड पॉलिसी की ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है, सबसे पहला है इसमें दे फैसिलिटेट क्विक डिसीजन। इससे हम जो डिसीजन है वो जल्दी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो निर्णय है वो हम अच्छे से जल्दी ले सकते हैं। दे इंश्योर यूनिफॉर्मिटी डिसीजन, यानी जो हम डिसीजन लेते हैं उनमें एकरूपता बनी रहती है, ठीक है। दे इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन, ठीक है। जो हम डिसीजन लेते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता बनी रहती है। तो एसेंशियल जो साउंड पॉलिसीज है, साउंड पॉलिसीज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन से, कि एक तो हम डिसीजन क्विक ले सकते हैं, डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। सेकंड इज कि जो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है डिसीजन में, ठीक है। जो डिसीजन हम लेते हैं उसमें एकरूपता बनी रहती है, ठीक है। यानी एकरूपता का मतलब कि अगर जैसे हमारी पॉलिसी है कि जैसे उधार मान नहीं लेना, तो जो मान लीजिए चाहे कोई मैनेजर मान बेच रहा हो या कोई मिडिल मैनेजर बेच रहा हो या कोई सबऑर्डिनेट बेच रहा हो, तो पॉलिसी एक ही रहेगी, डिसीजन वो एक ही लेंगे, तो उधार मान नहीं लेंगे। एकरूपता बनी रहेगी ना, अगर हमारी पॉलिसी यही है तो हम वही करेंगे। ये नहीं ना कि भी जो मैनेजर है वो उसको उधार में बेच रहा है, कोई सबऑर्डिनेट है उसको उधार में बेच रहा है, नहीं ना। जब संस्था की नीति है कि उधार मान नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ठीक है। तो जो डिसीजन लेते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता बनी रहती है, जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। हमें देखना ही नहीं है कि उधार मान ले रहे हैं तो हम डिसीजन जल्दी लेंगे, नहीं दे रहे आपको मान, अगर आपको खरीदना है तो नगद में खरीदिए। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, समन्वय होता है, समन्वय व्यवस्थित होता है। जो एक्टिविटी है वो कोऑर्डिनेट रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, कोऑर्डिनेशन रहता है। कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउंड पॉलिसी। नेक्स्ट है फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी जो अथॉरिटी है उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, जैसे सुपीरियर के पास अथॉरिटी आ गई, सबऑर्डिनेट डिसीजन ले सकते हैं, माल उधार दे सकते हैं, इन तरह से एक तरह पावर मिल गई कि उधार माल को दे सकते हैं। तो संस्था की नीति ये है। फैसिलिटेट कंट्रोल, कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसे नियंत्रण कर सकते हैं कि देखिए कि सबऑर्डिनेट या कोई भी पर्सन उधार माल ना बेचे, तो उनकी क्रियाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। प्रोवाइड डायरेक्शन टू थिंकिंग फॉर एक्शन एंड बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन मेथड, ठीक है। इनकरेज इनिशिएटिव एंड रिस्क क्रिएशन। तो इसमें क्या है कि नियोजित कार्य को विचलित होने से रोकती है, कार्य में एकरूपता बनी रहती है, विवेकपूर्ण सहयोग में वृद्धि करती है, कोऑर्डिनेशन में वृद्धि करती है, ठीक है। पहलपन की भावना जागृत करती है, समान कर्मचारी संबंधों के लिए मार्गदर्शन कार्य करती है, यानी उनको मोटिवेट भी करती है, डायरेक्टेड भी करती है, ठीक है। अधिकार में कार्य की किस्म में सुधार भी, अधिकार में जो कार्य कर रही है उसकी किस्म में सुधार, क्वालिटी जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें सुधार का योगदान देती है। यह भावी नियोजन में विचार के लिए मार्गदर्शन देती है, यानी फ्यूचर में जो हम प्लानिंग करेंगे उसमें मार्गदर्शन, डायरेक्शन में हमारा क्या है, डायरेक्शन भी देती है, ठीक है। अब जो नीतियाँ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नीतियाँ होती हैं उसमें, ठीक है। तो साउंड पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी कि जो पॉलिसी है उसमें क्विक डिसीजन लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्मिटी डिसीजन मेकिंग में एकरूपता बनी रहती है, अपने जो काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉई हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है, ठीक है। तो ये इसकी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिसी। यानी नीतियों के प्रकार। नीतियों के प्रकार, नीतियों के प्रकार में फर्स्ट है इसमें जनरल पॉलिसी, जिसको सामान्य नीतियाँ बोलते हैं।
सेकंड है मेजर पॉलिसी, वृहद नीतियां। थर्ड इज माइनर पॉलिसीज। ठीक है, वृहद नीतियां, मेजर पॉलिसी, माइनर पॉलिसी, सूक्ष्म या लघु नीतियां। कितने टाइप्स की पॉलिसी होती है? जो जनरल पॉलिसी होती है, जो सामान्य नीतियां होती हैं, वे मार्गदर्शक, विस्तृत मार्गदर्शक बातें होती हैं जो संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तय की जाती है। ठीक है, यानी जो जनरल जो पॉलिसी होती है, ठीक है, जिनसे आप जो सारी संस्था है उसके उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जनरल पॉलिसीज क्या होती है? जनरल पॉलिसी वो पॉलिसीज होती है जो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिलेशन में बनाई जाती है। ठीक है, यानी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तय की जाती है। सेकंड पे है वृहद नीतियां, जिसको हम मेजर पॉलिसी बोलते हैं। ये जो संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, ठीक है, यानी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्णय है उसके संबंध में बनाई जाती है, उसको बोलते हैं वृहद नीतियां। इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं संस्था में, ठीक है, उनके डायरेक्शन के लिए बनाई जाती है। और जो सूक्ष्म नीतियां होती हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनका डायरेक्शन करती है। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डायरेक्शन करती है माइनर पॉलिसीज। वृहद नीतियां क्या होती हैं? जो इंपॉर्टेंट डिसीजन के डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मैनेजर को लेने होती हैं उनके डायरेक्शन के लिए बनाई जाती है। और जो सामान्य नीतियां होती हैं, जनरल जो पॉलिसीज होती हैं, ये संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिलेशन में बनाई जाती है। तीन तरह की क्या होती हैं? नीतियां होती हैं। ठीक है, नीतियां का आपका हो गया कि जो प्लानिंग के एलिमेंट्स में, मतलब जो हम पॉलिसीज कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, अब है इसमें ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज में डिफरेंस है। छोटे से पॉइंट आपको समझा देती हूँ कि देखिए, जो मीनिंग है ऑब्जेक्टिव का, क्या मीनिंग होता है कि वो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं, वो एंड पॉइंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहते हैं। बट जो पॉलिसी होती है वो स्टेटमेंट होती है दैट गाइड थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जिसमें हम ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम ले सकते हैं, में बनाई जाती है। सेकंड जो डिफरेंस है दैट इज पर्पस, उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आर द पर्पस फॉर व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो उद्देश्य होते हैं जिसके रिलेशन में ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे काम करता है। ठीक है, यानी मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन सारे काम जो अपनी करती है वो किसके रिलेशन में करती है? पर्पस, यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके। ठीक है, और वेयर द अदर हैंड जो पॉलिसीज होती हैं उनका क्या पर्पस होता है? उनका होता है कि मैनेजर को हेल्प करें डिसीजन मेकिंग, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कि डिसीजन मेकिंग लेने में, जो निर्णय लेने में हेल्पफुल होते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके। ठीक है, मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, उनका होता है जिनके लिए सारे काम किए जाते हैं उनके रिलेशन में किया जाता है। बट जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है, और ये डिसीजन मेकिंग से जो हम संस्था के, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड है इसमें डिफरेंस फिलॉसफी का। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट फिलॉसफी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव से जो मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी है उसका हमें पता चलता है। बट जो पॉलिसीज होती है वो थिंकिंग इन मैनेजिंग दीज अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी, कि जो हम सोचते हैं उसको मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट की फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग जो सोचने की क्षमता है उसमें सुधार करते हैं। नेचर, ऑब्जेक्टिव का क्या नेचर होता है?
कि ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज, यानी जो एंटरप्राइज संस्था है उसको डायरेक्शन देता है, उसके डायरेक्शन में सारे काम किए जाते हैं। वेरियस पॉलिसी डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग टू द मैनेजर, यानी ये तो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन देता है और जो पॉलिसीज होती है ये डायरेक्शन देती है थिंकिंग ऑफ मैनेजर, यानी जो हमारे मैनेजर हैं उनकी सोच को, उसकी सोच को डायरेक्शन देती है, वो देती है पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आर लेड डाउन बाय द ओनर्स एंड टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी जो ऑब्जेक्टिव को कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। वेरियस पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजर, जो पॉलिसीज होती है वो टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स उनको बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें है ऑब्जेक्टिव हो गए हैं आपका एलिमेंट्स, पॉलिसी हो गया है आपका एलिमेंट्स, जो थर्ड एलिमेंट्स है दैट इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी, नीतियां। तीन हो चुके हैं आपके। फोर्थ है प्रोसीजर्स। फोर्थ जो एलिमेंट्स है वो है प्रोसीजर्स, जिसको कार्य विधियां भी कहा जाता है। प्रोसीजर्स, कार्य विधियां। Procedure is a chronological sequence. A procedure is a chronological sequence of steps. Sequence of steps. Sequence of steps or action to be taken to or action to be taken to or action to be taken to accomplish a specific task. Accomplish a specific task और जो स्पेसिफिक टास्क और जो, यानी कार्य विधि विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला है। ठीक है, ए प्रोसीजर इज ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मतलब क्रमबद्ध जो स्टेप्स होते हैं, यानी क्रमबद्ध चरणों की जो श्रृंखला होती है। ठीक है, और एक्शन टू बी टेकन टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने में जो जो चरण किए जाते हैं वो होता है प्रोसीजर। कार्य विधि मतलब एक जो स्पेसिफिक टास्क है, यानी जो काम हम कर रहे हैं उस काम को परफॉर्म करने में जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होती है, क्रमबद्ध जो सीक्वेंस होती है कि हाँ पहले ये काम होगा, फिर सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये स्टेप होगा। ठीक है, तो उस स्टेप के अकॉर्डिंग काम करना, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, जॉब को परफॉर्म करना कहलाता है प्रोसीजर। ठीक है, उसको प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसीजर आर प्लान्स दैट एस्टैब्लिश अ रिक्वायर्ड मेथड ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटी, यानी जो फ्यूचर एक्टिविटी है उसको हम हैंडलिंग कर सकते हैं। दे आर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रिक्वायर्ड एक्शन, यानी जो हम एक्शन ले रहे हैं उनका एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है। ठीक है, इसमें है एसेंशियल्स ऑफ ए साउंड प्रोसीजर, यानी जो कार्यविधि आपको समझ में आ गई कार्यविधि क्या होती है। ठीक है, अब कार्यविधियां में क्या है कि जैसे प्रत्येक संस्था में प्रत्येक कार्य करने के लिए एक विधि होती है। ठीक है, जैसे
आप प्रवेश करते हैं, आपका एंट्री होती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक विधि स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना, कि आपको सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होता है, डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीजर होता है, आपका नाम लिखा जाता है, आप कॉलेज में आते हैं, और सेम उसी तरह जब आपको आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी, जब आपकी मार्कशीट मिलती है, आपको मार्कशीट मिलती है, प्रोसीजर होता है आपकी, ठीक है। तो मार्कशीट देने के बाद मतलब ये सब क्या है, कार्यविधि है, ये जो आप जिसने आपने पढ़ाई की तो आप एक प्रोसीजर से गुजरे, ठीक है। प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट, क्या प्रोडक्ट सीधा ही ऐसे बन जाता है, नहीं ना, उसको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है ना, जो रॉ मटेरियल होता है उसको डिफरेंट प्रोसीजर से गुजर के ही वो एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो उसे ही यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में कर रही हूँ, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, उसको बोला जाता है कार्य, ठीक है। अब कार्यविधिया में क्या है कि एसेंशियल्स क्या है साउंड प्रोसीजर की, फर्स्ट है साउंड प्रोसीजर हैज द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स, क्या है कि शुड बी बेस्ड ऑन मिशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोसीजर हम बनाते हैं, जो स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, कार्य जो हमें करने पड़ते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, संस्था के उद्देश्य के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट है शुड बी स्टेबल और फ्लेक्सिबल, वो स्टेबल स्थायी होने चाहिए, फ्लेक्सिबल लॉजिकल भी हो सकते हैं, इट शुड बी लॉजिकल एंड रैशनल, लॉजिकल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। इट शुड बी फाउंडेड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यानी एफिशिएंसी से रिलेटेड, कुशलता को बढ़ाने से रिलेटेड में होनी चाहिए प्रोसीजर, यानी जो हम काम करते हैं इससे कुशलता में वृद्धि होनी चाहिए। इट शुड बी विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी, अब जो प्रोसीजर है वो किसके फ्रेमवर्क में होना चाहिए, पॉलिसी, पॉलिसी किसके फ्रेमवर्क में होनी चाहिए थी, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, और जो प्रोसीजर्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड प्रोवाइड अ बेस्ट पॉसिबल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर अकम्प्लिशिंग ए जॉब, एक जॉब को पूरा करने के लिए बेस्ट क्रोनोलॉजिकल यानी बेस्ट जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। इट शुड स्पेसिफाई द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर कार्यविधि में अगर जो कोई काम है नहीं, जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसमें अगर किसी एक पर्सन ने अपना काम नहीं किया तो उसको अकाउंटेबल भी ठहराया जा सके, उसको उत्तरदायी भी ठहराया जा सके, ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए। इट शुड बी हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों के साथ जो फंक्शन हो यानी जो काम किए जा रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये प्रबंधकों को बार बार निर्देश देने के दायित्व से मुक्त कर देती है, यानी जो कार्यविधि है, कार्यविधि प्रोसीजर बता देते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होगा, बार बार में प्रबंधक यानी मैनेजर है उसको निर्देश नहीं देना पड़ता, डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती कि काम ऐसे करो ऐसे करो, ये कार्य को निष्पादन को सरल बनाती है, जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक्शन हम कर रहे हैं, उससे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। ये कार्य में एक रूपता को यानी यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, एक बार निर्देश देना होता है, उस निर्देश के अनुसार काम होंगे, प्रोसीजर की जो संस्था के कार्य को मनमानी से रोकती है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से काम होगा, ये थोड़ी कि आपने बिना एप्लीकेशन फॉर्म के आप कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, नहीं ना, जो प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा। ये कार्य को करने की गति में तीव्रता लाती है, यानी हम जो कार्य एक्शन करते हैं वो क्विकली कर सकते हैं, जो कार्य किए जाते हैं उसमें तीव्रता आती है। ये अधिकार प्रत्यायोजन कार्य को नियंत्रण में सुविधा, अधिकार प्रत्यायोजन मतलब जो अकाउंटेबल हम ठहरा सकते हैं, अगर कोई काम अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर नहीं हो रहा है, जो हमने कार्यविधि जिसके अनुसार करना था उसके अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो उसमें अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और इसे हम कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं, नियंत्रण में भी सुविधा मिलती है, कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं, जब काम हम डिसीजन जल्दी लेते हैं, प्रोसीजर बता दिया, उनको पता है कि इस प्रोसीजर से गुजरना होगा, तो जो काम है उससे जो उनके जो कर्मचारी हैं उनकी कार्यक्षमता में जो काम करते हैं उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकारियों की कार्य के समय सुधार, यानी अब जो कार्य वो करते हैं वो जल्दी तो करते ही हैं, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी क्या होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क करते हैं, कि समय में सुधार होता है, पता है जब डिफरेंट प्रोसीजर से काम होगा तो काम बिल्कुल सही होगा, और भावी योजना में विचार के लिए क्या है ये मार्गदर्शन होती है, ठीक है। कार्यक्षमता में वृद्धि करती है, ठीक है। संस्था को कार्य में लगने वाले समय और श्रम की बचत होती है, यानी अब इतना समय भी नहीं लगता और जितना जो श्रम लगता था, ठीक है, उसमें भी क्या होती है, बचत होती है, ठीक है, यानी ये कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर हम जो काम है डिफरेंट जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अनुसार ही काम करेंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं।